प्यारे बच्चों, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। पिछले लेक्चर में हमने ओ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस का फार्मूला डिराइव किया था और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं, साथ में हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या है और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये पूरा जो लेक्चर है इसे आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और अपने नोट्स भी साथ बनाइएगा। जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो भी इस देख लें ताकि ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मतलब है ये देखिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसमें आपको नाम से स्पष्ट हो जाए, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, कि कोई आदमी, कोई पार्टिकल, कोई मॉलिक्यूल कितना स्वतंत्र है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से पता चलता है। जैसे सपोज कीजिए, जितनी ज़्यादा फ्रीडम होगी उतनी ही ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, ये देखिए, जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ कोई पार्टिकल है, कोई व्यक्ति है, वो मूव कर रहा है। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट ही वेरी कर रहा है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। वाई कोऑर्डिनेट अगर एक प्लेन में मूव कर रहा है तो 2 कोऑर्डिनेट हो गए एक्स और वाई में, और अगर वो स्पेस में मूव कर रहा है तो 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, एक्स, वाई और जेड कैसे चेंज हो रहे हैं, तो उसके फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ कोई रोटेशनल मोशन है तो उनके लिए भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, कोई वाइब्रेटरी मोशन है तो उसके लिए भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। यानी कि अब हमें पता चल गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होते क्या हैं। किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितनी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है या कितनी वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, आप इन्हें क्वांटिटीज कह सकते हैं, वेरिएबल्स और कोऑर्डिनेट्स which are required to describe the motion of a particle are called डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से हो सकते हैं, रोटेशनल मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन के लिए हो सकते हैं। यानी कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर ड्यू टू ट्रांसलेशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर ड्यू टू ट्रांसलेटरी और ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। इन तीनों की वजह से होते हैं। अब हम बात करेंगे आगे चल के, ये देखिए, मान लो हम एक गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं और हम जानते हैं गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोनोएटॉमिक हो सकते हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स सिर्फ सिंगल एटम से बनते हैं। डाइएटॉमिक गैसेस भी हो सकते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स 2 एटम से मिलकर के बनते हैं, या फिर ट्राइएटॉमिक गैसेस भी होती हैं, जैसे ओजोन थे, O3 गैस जो है वो 3 एटम से मिलकर जिनके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हम तीनों के लिए ही डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, अलग अलग 1 बाई 1 करके हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम पहले फॉर मोनोएटॉमिक गैस, monoatomic gas is that whose molecules are formed by the single atom. For example, helium atom, helium गैस जो है
आर्गन गैस है, जितनी हमारी इनर्ट गैसेज हैं वो सभी मोनो एटॉमिक गैसेज ही होती हैं। तो इनके लिए क्योंकि सिंगल एटम के मॉलिक्यूल्स हैं इस टाइप से, तो वो क्या करते हैं, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं और उसमें सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन ही हो सकता है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। हम यही बात कर रहे हैं। फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस सच एज हीलियम एक्सेट्रा, द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर due to only translatory motion, translational motion, because there no exists rotational or vibrational motion. There exists no rotational और वाइब्रेशनल मोशन। और आप समझ गए जिसमें सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी का मतलब है कि एक्स, वाई और जेड ये तीनों ही कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। तो हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी इस सिंगल एटम की गैस के मॉलिक्यूल के मोशन को स्टडी करने के लिए, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरफ काम कर रही है, यानी कि 3। और तीनों ही किसकी वजह से हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से होते हैं। तो मैं यहाँ ये बात लिखते चले जाता हूँ कि जो मोनोएटॉमिक गैस है उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, दीज आर 3 and all are due to ट्रांसलेटरी मोशन। आगे चल के हम इनको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को n से लिख देंगे और ये किसकी वजह से है, ये ट्रांसलेटरी यानी ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि मान लो डाइएटॉमिक गैस है। डाइएटॉमिक गैस कौन सी होती है, जिनके मॉलिक्यूल्स 2 एटम से बनते हैं, उन्हें हम डाइएटॉमिक गैस कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। फॉर डाइएटॉमिक गैस, फॉर diatomic gas whose molecules are formed by the 2 atoms such as hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. In this case, the atoms are attached with each other like this. They form a dumbbell type shape. And there exists the translatory motion as well as rotational motion. ये रोटेट भी कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से। अब देखिए इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, 3 तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए चाहिए और 2 चाहिए हमें रोटेशनल मोशन के लिए। आइदर दे आर रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब किस टाइप का रोटेशन मोशन है उसको डिफाइन करने के लिए भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होती है। तो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं यहाँ पर वो 5 होते हैं प्यारे बच्चों। ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से 3 और रोटेशनल मोशन की वजह से 2, और इस तरह से कुल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाइएटॉमिक गैस कितने हो गए, 5, जो आपको याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी टाइप की जो गैस होती है, ट्राई एटॉमिक गैस। फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, अब ट्राइएटॉमिक गैस कौन सी होती है, ट्राइएटॉमिक गैस इज दैट हुज मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एटम्स सच एज ओजोन गैस। आपने पढ़ा होगा, उदाहरण हमने आपको दिया था O3 गैस। 3 ऑक्सीजन के एटम मिलकर के एक O3 मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना है कि ये तीनों मॉलिक्यूल्स नॉन लीनियर भी हो सकते हैं, मतलब एक लाइन में ना भी हो सकते हैं और लीनियर भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई। एक तो बन गई, देखिए ट्राइएटॉमिक में ही, फॉर नॉन लीनियर मोलिक्यूल्स in which the molecules are not in a straight line, or you can
ये इस टाइप से जुड़े हुए होते हैं, लाइक दिस। आप देख रहे हैं ये लीनियर नहीं है। तो यहाँ पर तीनों तरह का मोशन यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन भी, रोटेशनल मोशन भी और वाइब्रेटरी मोशन भी। तो तीनों तरह के मोशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो तीनों टाइप के मोशन की वजह से होते हैं। फॉर ट्राइएटॉमिक गैस इन विच द molecules having the atoms arranged in non-linear, then the degree of freedom are 6 और इनका कंट्रीब्यूट 3 due to translatory motion, 2 due to rotational motion and 1 due to vibratory motion like this। लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ ये तीनों ऑक्सीजन के जो एटम हैं ये एक ही स्टेट लाइन में भी हो सकते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें ये जो एटम हैं ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं उन्हें हम लीनियर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमें 7 चाहिए, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ से देखिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें यहाँ कितने चाहिए, 7। कैसे कैसे वो देख लीजिए, 3 ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, 2 ड्यू टू रोटेशनल मोशन एंड 2 ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको पता चला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं और डिफरेंट जो गैसेस होती हैं मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सीधा सा मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल कंप्लीटली आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। प्यारे बच्चों, जैसे गैस की अपनी एनर्जी होती है, लेकिन ये इस एनर्जी का बंटवारा कैसे होता है मॉलिक्यूल्स के हिस्से में, उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिस्से में, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी आपके रिलेटेड एक बात बताता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। मान लो हम सभी क्लासेस में, जितने भी क्लासेस हैं उनमें चॉकलेट बांटनी है, हमें डिवाइड करनी है और बराबर बराबर हमें उन चॉकलेट्स का बंटवारा करना है। तो हम कैसे करेंगे उन चॉकलेट्स का बंटवारा? हम क्या करेंगे, पर क्लास जो है वो चॉकलेट देंगे। लेकिन अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि मान लो कि किस क्लास को हम कितनी चॉकलेट दें। ये डिपेंड करता है कि उस क्लास में कितने ज़्यादा बच्चे हैं। इसका मतलब वहाँ हमें बच्चों की संख्या का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो पर बच्चे को हमने 2 चॉकलेट दी और किसी क्लास में 10 बच्चे हैं तो उनको उस क्लास को 20 चॉकलेट्स मिलेंगे। किसी में 30 मान लो 20 बच्चे हैं तो वहाँ 40 चॉकलेट्स मिलेंगे। इसका यहाँ पर भी वही बात है कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है गैसेज में वो उनके मॉलिक्यूल्स और उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से बराबर बराबर बंटवारा हो जाता है। लेकिन इसके स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हमें एक और कंसेप्ट यहाँ क्लियर करना होगा कि जो गैसेज की जो एनर्जी होती है वो सीधे सीधे टेम्परेचर पर निर्भर करती है। टेम्परेचर से एनर्जी का सीधा लिंक होता है। तो वो कौन सा रिलेशन है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, यानी कि वो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ऑफ गैस। गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी का उसके टेम्परेचर से क्या लिंक है, आपस में इंटरलिंक्ड हैं, उसे ही हम कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर की फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए पिछले लेक्चर में जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के यूनिट स्टार्ट करते समय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। चलिए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज the pressure exerted by the gas is given by the pressure exerted by gas is given by, और ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, आपको याद होगा 1/3 मास बाई सी स्क्वायर। यहाँ सारी बातें आपको पता है। P प्रेशर है, C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, V वॉल्यूम, M मास है। ये चीज़ यहाँ पर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी इसमें से V को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। ये देखिए PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया। बात है कि जैसे मान लो एक मोलिक्यूल का मास m है और जितने एक मोल में जितने मोलिक्यूल्स होते हैं वो इतना हो गया, तो ये टोटल मास हो गया। यानी कि इस m के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं m क्या है, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ molecules in one mole gas. So this equation can be written here, PV is equal to 1/3 mNc square like this. आप इस यहाँ m के स्थान पर हमने ये लिख दिया है। और एक और बात आपने पढ़ा है कि यूजिंग परफेक्ट, ये देखिए यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि PV इज इक्वल टू RT। यहाँ हम 1 मोल गैस ले रहे हैं, PV इज इक्वल टू nRT होता है। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर, और वहाँ पर हमने 1 मोल लिया है, इसलिए ये n हो गया है। यानी कि जहाँ PV है वहाँ पर हम RT लिख सकते हैं। यानी पुट दिस वैल्यू ऑफ PV इन दिस इक्वेशन, सो वी कैन राइट हियर। ये देखिए यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि 1/3 mNc स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ये देखिए ये तो मैंने राइट साइड को लेफ्ट में लिख दिया है ऐसे ही, इंटू PV, और PV के स्थान पर हम लोग लिख रहे हैं RT। ये देखिए थोड़ा इसको और चेंज कर लेते हैं, 3 को हम राइट साइड में लेके चलते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा mNc स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3RT। ये देखिए यहाँ से एक काम और कर रहे हैं, mc स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3R, और ये n है, इसको हम नीचे ले रहे हैं, इंटू T। यार बच्चों, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि R/n ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट इज द कांस्टेंट कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये देखिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे आप देखना यहाँ से कि mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3kT। अब एक काम और कर रहे हैं, दोनों तरफ हम उसे डिवाइड कर देते, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप देखिए, दिस इज द, व्हाट इज दिस हियर, दिस इज द मास ऑफ वन molecule and this is the constant, and you know that it is the kinetic energy of one molecule, and we can say, यहाँ से बहुत चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ये देखिए कि because 3/2k is constant, and so we can say here that 1/2 mc square, it means that average kinetic energy of one molecule is directly proportional to the temperature। और यहाँ से क्लियर कट एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेज। वन मॉलिक्यूल इज आल्सो कांस्टेंट, सो डायरेक्टली वी कैन से, आगे चल के हम यही बात लिखेंगे कि C स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। और व्हाट इज C? C is the root mean square velocity of the gas molecules. It means that root mean square velocity of the gas is directly proportional to the square root of the temperature. ये and it is the kinetic interpretation of the temperature. यानी कि स्पीड का सीधा सीधा टेम्परेचर से क्या रिलेशन है वो हमें पता चल जाए। काइनेटिक एनर्जी
जो मॉलिक्यूल्स की है उसका टेम्परेचर से क्या लिंक है हमें वो भी यहां पता चल गया है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कई बार एक टर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वो उसकी डेफिनेशन अब हमें यहां पता चल जाएगी। ये देखिए, एज अगर T को हम 0 डिग्री केल्विन ले लें तो व्हाट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, हाफ एम सी स्क्वेयर, इट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज टेम्परेचर 0 होगा, 0 डिग्री केल्विन आपने लिया है तो हाफ एम सी स्क्वेयर विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की 0 हो गई। किसी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, इसका सीधा मतलब है कि वो रेस्ट में आ गए हैं। यहाँ से भी अगर हम देखें, जब T को हम 0 कर देंगे तो C विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो 0 हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन क्लियर हो गई कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स कम्स एट रेस्ट। यानी क्या हुई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है एट which the gas molecules comes at rest, or you can say that kinetic energy of gas molecules becomes 0। प्यारे बच्चों, आप इस रिलेशन को आपको याद रखना है। इस रिलेशन को हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ गैसेस में यूज करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू, यहीं से शुरुआत करते हैं, एक रिलेशन देख लेते हैं पहले कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से क्या लिंक है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ गैसेस। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, देखिए हमने पहले अभी ड्राइव किया था कि हाफ एम सी स्क्वेयर इट इज इक्वल टू 3/2 kT। यहां से एक बात जानने की है कि C क्या था यहाँ पर? C इज द रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वेयर हम जानते हैं कि C स्क्वेयर इट इज इक्वल टू U स्क्वेयर प्लस V स्क्वेयर प्लस W। ये चीज़ हम लेके चले थे। U V W क्या है? These are the component of the velocity in x axis direction, in y direction and in z direction। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, if U इक्वल टू V इक्वल टू W, इन तीनों को अगर हम इक्वल ले लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि C स्क्वेयर इक्वल टू U स्क्वेयर प्लस U स्क्वेयर प्लस U स्क्वेयर। यहाँ से अब स्पष्ट हो गया, ये 3U स्क्वेयर के बराबर आ गया है। यानी कि जो C स्क्वेयर है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ C स्क्वेयर के स्थान पर आप रख दीजिए ये U स्क्वेयर V स्क्वेयर, तो इसमें जब रखेंगे तो C स्क्वेयर के स्थान पर हम 3U स्क्वेयर रख देते हैं। तो दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स, रख दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ एम सी स्क्वेयर, एम सी स्क्वेयर के ना 3U स्क्वेयर लिख रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू 3/2, और ये देखिए KT। यहाँ से जो चीज़ करती है, जैसे 2 से 2 कैंसिल किया है, 3 से 3 कैंसिल हो गया है, और आप देख सकते हैं MU स्क्वेयर इक्वल टू KT। यानी कि आप इसको, अगर हम 2 की कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ MU स्क्वेयर इट इज इक्वल टू 1/2 KT। यानी कि स्पष्ट हो रहा है। यहाँ से अब आपको एक बात देखने की, U क्या है? वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल अलोंग आइदर एक्स एक्सिस डायरेक्शन और वाई एक्सिस डायरेक्शन और जेड एक्सिस डायरेक्शन। और क्योंकि हम तीनों को सिंपलिसिटी के लिए क्या है, बराबर ले रहे हैं, यानी कि एक मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस में, तो उसकी वेलोसिटी u है। तो उसके लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। यानी कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम
T टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो 1/2 kT चाहिए। तो जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी गैस के, किसी मॉलिक्यूल के होंगे, उतनी ही एनर्जी उसमें उनको ज़्यादा उस मॉलिक्यूल के हिस्से में आएगी। जिस तरह से मैंने कहा था कि जिस क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो उनके हिस्से में ज़्यादा चॉकलेट आएंगी। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैंने पहले ही बता दिया कि एनर्जी ऑफ द गैस, अगर वो गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जो एनर्जी ऑफ गैस है दैट इज डिवाइडेड इक्वली अमोंग ऑल मॉलिक्यूल्स एंड देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यही तो है। व्हेन द गैस इज इन, ये देखिए इसकी स्टेटमेंट आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन द गैस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, then the energy of the gas divided equally among all molecules and their डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ एक बात और जानने की है कि एक मॉलिक्यूल के हिस्से में, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिस्से में 1/2 kT एनर्जी आती है अगर उस गैस का टेम्परेचर T है। हम लिखेंगे कि द एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एट टेम्परेचर T इज 1/2 kT। मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिस्से में 1/2 kT, जहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। अब देखिए, मान लो जैसे मोनोएटॉमिक गैस की हम बात कर रहे थे, तो उसके एक मॉलिक्यूल के हिस्से में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी एनर्जी आ जाएगी? 3/2 kT, क्योंकि उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। डायटोमिक गैस में पर मॉलिक्यूल्स कितनी होगी? क्योंकि उसमें 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो 5/2 kT हो जाएगा। ऐसे ही ट्राइएटोमिक के गैस के केस में जहाँ 6 या फिर 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो इसको 6 या 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी एनर्जी एक मॉलिक्यूल की हो जाएगी। और इस तरीके से जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सभी गैस मॉलिक्यूल्स में, उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिस्से में बराबर बराबर होता है। यही है हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम। इस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम और इन्हीं एक्सप्रेशंस को यूज करके हम लोग पढ़ेंगे। जो कमिंग हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन भी हम ड्राइव करेंगे। तो अगले जो हमारा लेक्चर है वो स्पेसिफिक हीट के ऊपर रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। पिछला जो हमारा लेक्चर था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था प्रेशर एक्सरेटेड बाय द गैस का, बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको भी ज़रूर देखें। और उससे रिलेटेड ही यही टर्म है, इसको भी पूरा देखें। कोई चीज़ नहीं समझ में आई इसे बनाएं। इनके नोट्स आपको जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिल्कुल इसी फॉर्म में, इजी लैंग्वेज में, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उनको 1 यूनिट का कुछ पार्ट जो है आप ज़रूर डाउनलोड करके देखें, आपके लिए वो बेनिफिशियरी रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कुछ स्टूडेंट्स के पास जो आपके साथी हैं उनको भी बताएं। और पूरे जो सिलेबस है हम आपका वो कवर करने वाले हैं, रिटर्न नोट्स की फॉर्म में भी, और एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे फिर हम उन एग्ज़ाम्स वाइज भी कैसे तैयारी करें यानी कि वो भी हम पढ़ेंगे।